दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर बापूजी गेड़ा। सर, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। गेड़ा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो विंटर सीजन जो पर्टिकुलरली जो चल रहा है उसमें देखा गया काफी ऑर्थोपेडिक की समस्या बढ़ते जा रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, रूमेटाइड की, गठिया की, संधिवात की। तो आप ये बताइए कि आपकी क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स आर्थो पेन लेके आते हैं, उस बारे में बताइए। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये उम्र को रिलेटेड होता है, पर जैसे उम्र बढ़ती है वैसे जॉइंट जो है कुछ लोगों के घिस जाते हैं, तो उसके वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। पर ये रूमेटॉइड है, ये ठंड के दिनों में या कुछ लोगों में जैसे ये क्लाउडी वेदर जिसको बोलते हैं, बादल जब होते हैं उसका भी असर कुछ होता है। और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके प्रॉब्लम ठंड के दिनों में कुछ ज्यादा होते हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हड्डी की जो समस्या दिनों में दिन बढ़ते जा रही है, ये भी देखा गया है कि आफ्टर कोविड के बाद ये भी देखें कि काफी जो पेशेंट्स है, जो यंगस्टर पेशेंट है, उनमें हेड ऑफ ह्यूमर घसने के प्रॉब्लम, कूल्हे का बेरिंग घसने का प्रॉब्लम या कार्टिलेजेस की प्रॉब्लम, ये काफी बढ़ गए हैं। तो आप ये बताइए इसके पीछे बढ़ने का क्या मुख्य वजह है? बहुत सारे ये पाया गया है कि कोविड के समय में बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसका सर्कुलेशन कुछ कम होता है। लंग का भी सर्कुलेशन कम होता है, लंग में जैसे फाइब्रोस होता है, लंग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, पर उसका असर जॉइंट पर भी हुआ। तो जॉइंट में जब सर्कुलेशन कम होता है तो उस समय उसका जब ब्लड सप्लाई जब कम होता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस ज्यादा तो कुछ लोगों को बीमारी होती है, जैसे सिकल सेल की बीमारी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, दारू पीने वालों है, उनमें ये अवास्कुलर नेक्रोसिस जो बोलते हैं इसका प्रमाण ज्यादा है। पर हाँ, कोविड के बाद में ये पाया गया है कि बहुत सारे ऑर्गन्स है उसका ब्लड सप्लाई कुछ कम होता है और उसके प्रॉब्लम भी कुछ लोगों में आते हैं। सर, आज भी ये देखा गया कि आमतौर पे जो युवा लोग हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता, और सेकंड थिंग उनमें देखा गया कि ये जरा भी पेन होता है हड्डियों का तो ज्यादा से ज्यादा पेन किलर लेते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी होती, सनराइज एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उसका दुष्परिणाम उनके हड्डियों को किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। हर दर्द के लिए पेन किलर लेना ठीक नहीं है, और ज्यादा पेन किलर्स जो लेते हैं उसके दुष्परिणाम तो होते हैं। अक्सर ज्यादा पेन किलर जो लेते हैं उसके किडनी पे असर होता है। कुछ लोगों की ज्यादा पेन किलर लेने की वजह से किडनी भी कुछ लोगों की खराब हुई है। कुछ पेन किलर सेफ है पर इतने बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दर्द हुआ तो पेन किलर लो, ये गलत है। दर्द किस वजह से है, उस बीमारी का अगर निदान करना है कि किस वजह से दर्द है, साथ साथ में उस बीमारी का भी इलाज कराए तो ये दर्द की गोली है, धीरे धीरे कुछ कम कर सकते हैं। इसलिए उसके जो होने वाले साइड इफेक्ट भी है वो अपन कुछ कम कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए अधिकतर देखा गया है कि जो युवा लोग हैं जिम की ओर रुख करते हैं, वहां पे देखा गया कि वो प्रोटीन के रूप में स्टेरॉइड पाउडर्स का ज्यादा इंटेक करते हैं। तो आप ये बताइए स्टेरॉइड किस तरह से हानिकारक है, उस बारे में बताइए। स्टेरॉइड तो हानिकारक है बहुत ज्यादा। कोई भी चीज का इस्तेमाल अगर ज्यादा होता है, जैसे मैं बोला कि पेन किलर ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो वो हानिकारक होता है। स्टेरॉइड भी ज्यादा हानिकारक होते हैं। वो बॉडी बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बोलते हैं, स्टेरॉइड का प्रकार होता है, वो लेते हैं तो उसमें भी लोगों को पर उसके साइड इफेक्ट आते हैं। तो जैसे बॉडी में ज्यादा प्रोलॉन्ग यूज अगर स्टेरॉइड का किए तो उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं और बॉडी में इसके ऊपर दुष्परिणाम होते हैं। अधिकतर यंगस्टर्स में ये भी देखा गया है कि आफ्टर कोविड सीनियरों के बाद ये देखा गया कि काफी युवाओं में वेरिकल्स वेन्स जो नसें जो रहती ब्लॉकेज होता है ना, वेस्कुलर के प्रॉब्लम आते हैं धमनियों में, ब्लड जमने की नसों में। तो ये क्या, क्यों और किस लिए होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में। कुछ लोगों की वेन्स जैसे ये हेरिडिटरी जैसे बोलते कि अगर पिताजी को बीमारी है तो कुछ लड़कों में भी बीमारी होती है। तो ऐसे समय में जिनकी वेन कमजोर होती है और जिनको ज्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में काम करना पड़ता है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में काम करने से जो वेन से वापस ब्लड जो रिटर्न जो होना है वो कम होता है, वो स्टैग्नेट होता है, इसलिए वेन्स में प्रेशर बढ़ता है और उसके बढ़ने की वजह से धीरे धीरे वेन फूलती जाती है और बाद में फिर वैसे टॉर्चियस जो बोलते हैं वो होते हैं, तो उसको बाद में वेरिकोस वेन्स होता है। तो एक तो वेन्स में जो वीकनेस और दूसरा जिसको स्टैंडिंग बहुत ज्यादा जो करना पड़ता है उन लोगों में इसका असर ज्यादा पाया जाता है।
आप ये बताइए सारी चीजें को टालने के लिए तो युवाओं में किस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए उस बारे में बताइए। लाइफस्टाइल तो ये रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को जैसे प्रोफेशनल कुछ एग्जाम्स है, जो कुछ लोग जैसे कंप्यूटर में बैठते हैं तो उनको गर्दन का प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों का सिटिंग जॉब है, उनको कमर के प्रॉब्लम होते हैं, उसको पोस्चरल बैकएक बोलते हैं। तो ठीक है, उनको जॉब तो करना है, उनको ये तो नहीं कहा जा सकता आप जॉब छोड़ दो, पर बाकी समय जब मिलता है तो कुछ थोड़ा सा समय एक्सरसाइज के लिए दे, भले ही वो योगा हो या कुछ अलग अलग पार्ट्स के एक्सरसाइज अगर किए तो ये समस्या काफी हद तक कंट्रोल में रह सकती है। सर महिलाओं ने भी देखा कि आफ्टर 40 इयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़े हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से बढ़ते हैं और उसके क्या लक्षण होते हैं इस बारे में। महिलाओं में एक विशेषता होती है कि 45 के करीब उनको महावारी धीरे धीरे रुकती है, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोन बॉडी में कम होते हैं और वो हार्मोन कम होने की वजह से हड्डियों में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण ये ज्यादा होता है। तो उनके लिए भी रेगुलरली अगर एक्सरसाइज की हार्मोनल चेंजेस है तो कुछ लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, पर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। उससे अच्छा अगर वो रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करे, रेगुलरली घूमना हो, रेगुलरली एक्सरसाइज हो, योगा हो, अगर ये कुछ करे तो उनके प्रॉब्लम भी ऐसा पूरा 100% तो जाएंगे ऐसा नहीं, पर बहुत हद तक उनको कम कर सकते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर बापूजी गेड़ा आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शक आपके हमारे स्क्रीन पे आपका फोन नंबर और इवन आपका क्लिनिक का एड्रेस भी रोल आउट हो रहा है, उसे देख रहे हैं, उसे देख के आपसे संपर्क कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बापूजी गेड़ा सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जो हड्डियों की जो बीमारी है, खासतौर पे जो मैंने आपको बताया उसको नेक्रोसिस जो बोलते हैं, हेड ऑफ फीवर घसने की वजह से, आप ये बताइए जब वो ये एडवांस स्टेज में आता है तो उसको ये करना पड़ता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो उसको टालने के लिए कुछ प्रिजर्वेशन सर्जरी भी होती है कि हिप हॉप सर्जरी? टालने के लिए सर्जरी कुछ लोग करते हैं, जिसमें एक कुछ सर्जरी से उसका ब्लड सप्लाई जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, जैसे फीवर जो वेस्कुलर नेक्रोसिस जो बोलते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई कम होने से, तो कुछ लोग ऑपरेशन उसका सर्कुलेशन बढ़ने के लिए कुछ कुछ ऑपरेशन करते हैं। उतना रिजल्ट आप बोल सकते हैं 50-50% कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ लोगों में उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, और कुछ हद तक अगर जॉइंट ज्यादा डैमेज हो गया तो फिर सर्कुलेशन इंप्रूव करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों में जब दर्द बहुत पेन होता है, चलने में दिक्कत होती है, ऐसे लोगों में ऑपरेशन के सिवा फिर दूसरा कोई है, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जिन लोगों का जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका हुआ है उन लोगों ने अपनी जो लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट जिसे कहते हैं वो किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद भी रेगुलर फिजियोथेरेपी करना, वो जैसे योगा का पोर्शन बोल, योगा का पार्ट बोलो, या तो फिर रेगुलर कुछ एक्सरसाइज होते हैं जैसे पाँव में ताकत रहना, घुटनों में ताकत रहना, पैरों में ताकत रहना। सिर्फ ऑपरेशन करने से पैरों में ताकत नहीं आती, तो उसके लिए रेगुलर फिजियोथेरेपी और पैरों के एक्सरसाइज है वो करना। कुछ लोग ये ऑपरेशन के बाद में कुछ कुछ चीजें टालने के लिए जैसे बोलते हैं, जैसे पालथी मार के बैठना, नीचे बैठना, तो ये कुछ लोगों को थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, तो वो थोड़े से मॉडिफिकेशन से टॉयलेट को बैठना है तो इंडियन टॉयलेट में बैठना थोड़ा सा दिक्कत जाती है उन लोगों को, तो उनको कमोड टाइप का टॉयलेट होना, पर उसके बावजूद भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करना ताकि पैरों में ताकत रहे, तो मसल जो है उनका बैलेंस ठीक रहता है और आगे चल के होने वाले प्रॉब्लम जो है वो कुछ कम हो सकते हैं। जैसे कि बापूजी गेड़ा आपको दूर दराज के दर्शक लाइव देख रहे हैं, यदि उन्हें कुछ रहा तो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आप ये बताइए यदि जो दर्शक या पेशेंट आपके यहाँ पे क्लिनिक में विजिट करते हैं तो आपके क्लिनिक में किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल है उस बारे में बताइए आप। स्पेशलिटी तो बहुत सारे पेशेंट जैसे स्पाइन के, बैक के आते, नी जॉइंट के आते और हिप जॉइंट के आते। रूमेटॉइड जो है वो मैं ट्रीट नहीं करता रूमेटॉइड, क्योंकि आजकल रूमेटोलॉजिस्ट के पेशेंट अलग निकले, उसके स्पेशलिस्ट निकले जिनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उनको रूमेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट बताता हूँ। पर जो जैसे नी जॉइंट या हिप जॉइंट एक दूसरा जॉइंट अगर इन्वॉल्व है, ऐसे पेशेंट में मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। और जहां तक मेडिसिन से होता है तो मैं मेडिसिन से जितना रिलीफ मिलता है उतना ठीक है, पर बहुत ज्यादा होता है तो उस समय फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। रूमेटॉइड में प्रॉब्लम है कि जब डिफॉर्मिटी होती है पैरों की या उनके लिए, उस समय ऑपरेशन कुछ काम करता है, नहीं तो इनिशियली अगर रूमेटोलॉजिस्ट उनकी अगर सलाह लिए तो उसमें भी डिसीज कुछ कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि बापूजी गेड़ा सर आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हड्डियों की बीमारी क्या होती है, इसे किस तरह से क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से उसका प्रिवेंशन किया जाए, और
किस तरीके की लाइफस्टाइल होना चाहिए, सारी की सारी चीजें हमारे दर्शकों को आप बताएं। उसके लिए सर हमारे चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद।